हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे हीट ट्रांसफर यानी कि ऊष्मा का संचारण, और हमने बेसिकली बात कर ली थी अपनी लास्ट क्लास में क्लिनिकल थर्मोमीटर। किस तरीके से क्लिनिकल थर्मोमीटर, या हम कह सकते हैं जो क्लिनिक में थर्मोमीटर यूज होता है। क्लिनिक क्या होता है? डॉक्टर। तो डॉक्टर जो थर्मोमीटर यूज करता है वही हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। तो किस तरीके से हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर काम करता है। जनरली हमने एक चीज देख ली थी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। यानी कि ये 35 से नीचे नहीं नापेगा, 42 से ऊपर नहीं मापेगा, नापेगा तो फिर 35 से 42 के बीच में ही नापेगा। फिर हमने बात कर ली थी जो एवरेज ह्यूमन बॉडी है, यानी कि एवरेज आप कह सकते हो मानव का जो तापमान है, शरीर का तापमान है, वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन ये जरूरी नहीं हर किसी का सेम रहे, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, थोड़ा बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं 37 ही होगा। लेकिन 37 औसताना है, यानी कि एवरेज है। आज फिर हमने देखा था कि इसमें रीडिंग कैसे लेते हैं। तो रीडिंग करने भी हमने सीख ली थी कि हमें दो रीडिंग्स के पैमाने लेने हैं, उसके बीच में हमें देखना है कि किस पे ये मरकरी अटका है। वहां पर स्केल होगा हमारे पास, और हर एक डिवीजन को हमने, जितनी भी डिवीजन हमें दे रखी है उससे डिवाइड करके निकाल लेना है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, कि लैब में जो थर्मोमीटर होता है उसकी क्या रेंज होती है और वह कैसे काम करता है। तो इसके लिए चलिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और समझते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर की वर्किंग। तो लास्ट की क्लास में जैसे हमने देख लिया था कि थर्मोमीटर किस तरीके से मेजर करता है। क्या थर्मोमीटर जो होता है, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, वो 35 से नीचे नहीं नापेगा और 42 से ज्यादा नहीं नापेगा। इसलिए जो थर्मोमीटर की रेंज बनाई गई है क्लिनिकल थर्मोमीटर, वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक मापता है। नाउ आगे बात करते हैं। तो बूजो गॉट अ नॉटी आइडिया, ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट मिल्क यूजिंग अ सिलिंड्रिकल थर्मोमीटर। अब बूजो के दिमाग में एक शरारत आई और उसने बोला मैं तो दूध का टेम्परेचर नापूंगा, है ना, क्लिनिकल थर्मोमीटर से। तो पहले स्टॉप करती है कि ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि डू नॉट यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ अ ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। कभी भी आपको क्या नहीं करना, क्लिनिकल थर्मोमीटर को आपने सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करना है, ना कि किसी और दूसरी गर्म वस्तु का। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि और जैसे गर्म दूध है, गर्म पानी है, या कुछ भी है, उसका टेम्परेचर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं नापेंगे इसके लिए, ठीक है ना। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम। और इन थर्मोमीटर को, यानी कि जो हमारे घरों में थर्मोमीटर होते हैं या डॉक्टर के पास दो थर्मोमीटर होते हैं, इन थर्मोमीटर को ना तो हम कभी धूप के आगे रखते हैं और ना ही कभी गर्म पानी में डालेंगे, या ना कभी आग, या आप कह सकते हो किसी फ्लेम के आगे रखे हैं। द रीजन इज ये ब्रेक हो जाएगा, ये टूट सकता है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। तो फिर सवाल आ जाता है कि ठीक है, बूझो को तो पहेली ने मना कर दिया, लेकिन अगर दूध का सच्ची में तापमान नापना हो तो दूध का टेम्परेचर कैसे नाप पाएंगे? क्या उसके लिए कुछ और भी पर्पस है या कोई और तरीका है? तो यस, इस काम के लिए फिर हमारे पास दूसरे थर्मोमीटर होते हैं। ऐसे में से ऐसे ही एक थर्मोमीटर को हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। यानी कि अगर आपको ह्यूमन बॉडी से अलग किसी टेम्परेचर को मेजर करना है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी से बहुत ज्यादा हॉट है, लाइक जैसे गर्म दूध है उसका टेम्परेचर नापना है, गर्म पानी है उसका तापमान अगर आपको नापना है या मापना है, तो उसके लिए आपके पास क्या होगा? उसके लिए आपके पास होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है अदर पर्पस में हम यूज करते हैं, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर मापने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। सो द टीचर विल शो यू कैसा होता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर विच आर यूज फॉर द डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेज, यानी कि अलग अलग तरीके के थर्मोमीटर है और अलग अलग काम में हम उनको यूज कर सकते हैं। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट आर मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर जो होता है ना, जिनसे हम बेसिकली क्या करते हैं, टेम्परेचर नापते हैं। किसका? वेदर का, कि कल ज्यादा ठंडा था, आज ज्यादा ठंडा होगा, या कल आने वाले टाइम में गर्मी होने वाली है। जो भी टेम्परेचर हम नापते हैं, यानी कि जो दिन का टेम्परेचर नापते हैं, एक दिन का, प्रत्येक दिन का जो तापमान नापा जाता है, उसको मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं। तो एक स्पेशल टाइप का थर्मोमीटर है जो हमारे जो हमारे वेदर के आप कह सकते हो टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है, तो अगर हमारे वेदर यानी कि मौसम का तापमान आपको मापना है, तो मौसम के तापमान को मापने के लिए हमारे पास एक स्पेशल तरीके का थर्मोमीटर है जिसका नाम होता है हमारा मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है, तो देखिए ये आप यहाँ पे एक थर्मोमीटर देख रहे होंगे, बहुत लंबा सा थर्मोमीटर है जिसकी रेंज 110 तक जा रही है। देखो ये दिख रहा है ना, ग्रीन ग्रीन कलर का, ये लंबा सा। ठीक है, तो ये थर्मोमीटर जो है हमारा एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर है जिसकी रीडिंग आपकी 1 से लेके कहाँ तक जा रही है? देखो ये -1 से चली गई और नीचे चली गई, है ना। तो ये जा रही है आपकी -10 से लेके आपकी 110 तक। देखो 110 तक जाएगी। तो ऐसे थर्मोमीटर को अगर हम देखेंगे तो हम याद रखेंगे जो लोएस्ट बिंदु है इसका सबसे छोटा बिंदु देखो,
इस तरीके से एक से नीचे चले जाएगा, 0 से और नीचे चला गया टेम्परेचर ना, तो 0 से नीचे जाएगा, ऐसे टेम्परेचर को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, माइनस डिग्री में, ये माइनस में चले जाएगा नीचे का तापमान। तो जो लोवेस्ट टेम्परेचर ये मेजर कर सकता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, वो कर सकता है -10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 से भी कम, बर्फ से भी कम तापमान को ये मापन कर सकता है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस और, यानी कि गर्म पानी की भाप से, क्योंकि गर्म पानी 100 में बोलता है ना, उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर ये मेजर कर सकता है। तो जो हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। जबकि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर था वो सिर्फ और सिर्फ 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही रेंज रखता है। तो हमने ये भी देखा, ऑल्सो वी डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर फाइंड हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन ऑफ दिस थर्मोमीटर रीड्स। तो हमने एक क्लिनिकल थर्मोमीटर में देखा था एक छोटी सी डिवीजन कैसे नापी जाती है या कैसे उसको नापती है। सो यू विल नीड टू इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर क्लियरली, केयरफुली और करेक्टली। तो हमें इस चीज को इन्फॉर्म करनी होगी और ये चीज देखने के लिए हमें एकदम थर्मोमीटर को पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, सो लेट अस नाउ लर्न हाउ थर्मोमीटर इज यूज्ड। चलिए, तो पहले हम इस बात को नोट करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का बेसिक आइडिया, एंड देन फिर बात करेंगे कि कैसे हम रीडिंग निकालेंगे अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी। So now let us learn how thermometer is used. Take some tap water in a beaker or a mug. क्या करें, कुछ टैप वाटर यानी कि नलके का पानी निकाल लें एक बीकर में, यानी कि एक बर्तन में या किसी मग में। Dip thermometer in water so that the bulb is immersed in the water but does not touch the bottom or the side of the container. आप क्या करें, इसके अंदर थर्मोमीटर को इंसर्ट कर दें। अब जैसे आप थर्मोमीटर इसमें डालेंगे तो आप देखेंगे कि थर्मोमीटर जब इसके अंदर आपने रखा, आपने इस तरीके से थर्मोमीटर रखना है कि वो थर्मोमीटर इसके अंदर इसके बॉटम को टच ना करे या इसकी वॉल्स को टच ना करे। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, इस थर्मोमीटर को पकड़ के रखें। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। इस थर्मोमीटर में देखें कि मरकरी कैसे चल रही है। मरकरी का क्या देखना है, आपने मूवमेंट देखना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी, और तब तक रुके रहें जब तक मरकरी का जो थ्रेड है, यानी कि जो मरकरी है उसका जो थ्रेड है वो स्टडी ना हो जाए, रुक ना जाए एक पॉइंट पाके। ठीक है, इन एडिशन टू द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल रीडिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर, द लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें वही कुछ चीजें यूज करनी होती है, कुछ प्रिकॉशन जो हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में यूज किए थे लेबोरेटरी थर्मोमीटर में वो तो करना ही है, साथ साथ में कुछ और एडिशनल चीजें मैं आपको बताता हूँ। थर्मोमीटर हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, एकदम सीधा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसकी रीडिंग अगर आपको लेनी है तो इट शुड बी स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, अपराइट रहना चाहिए। Bulb should be surrounded from all the side of the substance which the temperature is to be measured. The bulb should not touch the surface of the container. जैसे इस लिक्विड का, इस पानी का टेम्परेचर हमें नापना है, तो इस बॉटम को टच ना कर रहा हो बल्ब, कहीं साइड वाइड ग्लास को टच ना कर रहा हो, और हर जगह से पानी से घिरा हो या जिस भी चीज का हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं उससे घिरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बल्ब जो है थोड़ा सा हवा में, थोड़ा सा उस लिक्विड के अंदर है। नोट द रीडिंग, रीडिंग नोट करें, एंड दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर दैट टाइम। और ये यहाँ पर जो भी टेम्परेचर यहाँ पर रीडिंग में आएगा, जैसे हमने सीखा ही था रीडिंग निकालना, वो टेम्परेचर है हमारे इस पानी का। नाउ कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। हर एक
विद्यार्थी ने जो जो तापमान निकाला है उसे नोट करें। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ रेडिएशन जो रीडिंग है उनमें वेरिएशन आई होंगी, सबकी रीडिंग सेम नहीं होगी। डिस्कस करें पॉसिबल रीजन, ऐसा क्या हो सकता है। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर, नाउ फिर से बीकर के अंदर गर्म पानी लें, डिप करें थर्मोमीटर को, वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर, फिर से वेट करें और देखें कि जब तक मरकरी का टेम्परेचर या मरकरी का जो भी तापमान है वो एक पॉइंट पे आके रुक नहीं जाता। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, और क्या करें, आप थर्मोमीटर को वाटर से निकाल लें। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस नाउ, और जरा ध्यान से देखें क्या हुआ। डू यू नोटिस दैट एज सून यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मरकरी बिगिंस टू फॉल, आपने देखा होगा कि जैसे ही आप इस गर्म पानी से थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे, जो इसके अंदर मरकरी का लेवल बढ़ा हुआ था वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट टेम्परेचर मस्ट बी रेड while the thermometer is in water, इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ तापमान तभी पढ़ना है जब पानी के अंदर है, क्योंकि जैसे ही पानी से बाहर आया तापमान गिरना शुरू हो गया, टेम्परेचर हो गया डाउन, है ना। तो जब तक ये पानी के अंदर आपने डुबा रखा था, बस तभी तभी आपको इसका टेम्परेचर उसी अंदर अंदर नाप लेना है। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर, आप जानते हैं जब आप अपना खुद की बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं, यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग, है ना। तो हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, बाहर निकाल के चेक करना पड़ता है। लेकिन कैन यू यूज द, जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर में अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, बॉडी हमें पहले थर्मोमीटर अपने मुंह से बाहर निकालना पड़ता है, फिर हम रीडिंग पढ़ पाते हैं। सो कैन यू देन यूज अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर, तो क्या तुम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हो। तो प्योर आंसर इज नो, इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस। लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए यूज नहीं करेंगे, कारण यह है क्योंकि जैसे ही आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसको मुंह से बाहर निकालेंगे, मरकरी का टेम्परेचर एकदम फॉल होने लगेगा, गिरने लगेगा, और मरकरी गिरेगा इसका मतलब टेम्परेचर हम प्रिसाइज नहीं बता पाएंगे, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो व्हाई डज द मरकरी नॉट फॉल और राइज इन क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन वाटर व्हेन टेकन आउट फ्रॉम द माउथ, तो ये कह रहा है कि जो मरकरी जो थर्मोमीटर होता है उसका टेम्परेचर क्यों नहीं गिरता फिर जैसे हम उसे मुंह से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर याद रखना, क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर ना एक किंक होती है बल्ब के पास, ये किंक, ठीक है, ये किंक होती है बल्ब के एकदम पास, एक किंक होती है। ये किंक क्या करती है, व्हाट इज द यूज ऑफ द किंक, ये एकदम से मरकरी का लेवल गिरने से रोकती है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होती है, एक किंक भी होती है बल्ब के पास, ये टेम्परेचर जैसे मरकरी होगा ना तो एकदम से रोक देगी इसका टेम्परेचर गिरने से, एकदम से गिरने से, तो हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। जबकि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर उसमें किंक नहीं होती तो वो एकदम से टेम्परेचर गिरने लगेगा, मरकरी बल्ब के अंदर आने लगेगी। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इसका जो मरकरी का लेवल है बहुत जल्दी गिरने लग जाता है, किसका, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। क्लिनिकल थर्मोमीटर का, क्लिनिकल थर्मोमीटर का अगर हम टेम्परेचर देखेंगे तो वो एकदम से नहीं गिरता, मरकरी लेवल एकदम से नहीं गिरता, क्योंकि उसके अंदर एक किंक होती है और वो किंक क्या करती है, मरकरी के लेवल को गिरने से रोकती है। सो एक किंक यहाँ पर होती है। अब सवाल यहाँ पर यह, देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर, तो पहले के टाइम में बहुत सारी बातें ये आई कि ये मरकरी जो है टॉक्सिक होता है, और ये जो मतलब अगर टूट जाए बल्ब तो ये टॉक्सिक यानी कि आप कह सकते हो एक तरीके से पॉइजनस होता है, तो ये क्या कर सकता है ह्यूमन बॉडी के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल है। सो मरकरी को यूज ना किया जाए। सो मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट इफ थर्मोमीटर ब्रेक, और अगर वो टूट जाएगा मरकरी तो उसको डिस्पोज करना यानी कि उसको आप कह सकते हो कि कहीं पर फेंकना या डिस्पोज, उसको
दबाना या उसको आप कह सकते हो डिकम्पोज करना, खत्म करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सो दीज डेज हम यहाँ पर नए थर्मोमीटर आ गए हैं, वो है थर्मोमीटर विच आर डिजिटल थर्मोमीटर। इनके अंदर मरकरी का यूज नहीं होता, ये डिजिटल थर्मोमीटर है। ठीक है, चलिए नाउ बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। आपने देखा होगा जब भी आप कोई बर्तन आग के ऊपर या फिर किसी लौ के ऊपर रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। क्यों पास होता है? क्योंकि हीट जो होती है पास होती है फ्लेम से बर्तन की तरफ। यानी कि जो आग आपने जलाई है, जो भी चूल्हा आपने जलाया है, वहां पे जो भी हीट आ रही है वो हीट डायरेक्ट कहाँ पे पास हो रही है? पैन में पास हो रही है या बर्तन में पास हो रही है? सो व्हेन द पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, जैसे ही आप पैन को फायर से हटा देंगे यानी कि आग से हटाएंगे, तो धीरे धीरे पैन ठंडा होने लग जाता है ना। व्हाई डज इट कूल डाउन? ये ठंडा क्यों होता है? ये ठंडा इसलिए होता है कि जितनी भी हीट है ना पैन में, वो सराउंडिंग में चली जाएगी, यानी कि आसपास के वातावरण में चली जाएगी। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इन दोनों केसेस में हीट जो फ्लो करती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में कर रही है। कि भाई जब आपको पैन गर्म करना था तो आग हॉट थी यानी कि गर्म थी, पैन ठंडा था तो आग से पैन की तरफ हीट ट्रांसफर हुई यानी कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हुई। वहीं पर जब आपने पैन निकाला तो पैन गर्म था, अब थोड़ी देर के लिए रखा तो आसपास की हवा ठंडी थी, तो हॉटर ऑब्जेक्ट कौन था? पैन। पैन से सारी की सारी हीट कहाँ चली गई? आसपास की सराउंडिंग में चली गई। ठीक है, चलिए फटाफट नोट डाउन करें। तो इन सारे केसेस में, इन दोनों केसेस में आपने देखा जो हीट है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में जा रही है ना। सवाल है हाउ डज हीट फ्लोज? हीट कैसे फ्लो करती है? लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलो इसे देखते हैं। टेक अ रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल। चलिए एक रॉड ले लें या फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल ले लो, कोई मेटल की एक रॉड ले ली। से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन, या फिर आपने एल्यूमिनियम की कोई रॉड ले ली, आयरन की कोई रॉड ले ली। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीस ऑन द रॉड, और थोड़े स्मॉल वैक्स के यानी कि मोम के इस पे टुकड़े चिपकाए, थोड़ी थोड़ी दूरी पे चिपकाते रहे। दी स्पीशीज शुड बी नीट एंड नियरली इक्वल डिस्टेंस, बराबर बराबर डिस्टेंस में इनको बराबर बराबर दूरी पे इन वैक्स के टुकड़ों को रखते रहे। क्लैम्प द रॉड टू अ स्टैंड, इफ यू डोंट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट एंड ऑन द रॉड इन द ब्रिक्स। तो आप क्या करें, इसको एक स्टैंड में रखें, स्टैंड नहीं मिला तो दो ईंटों के बीच में इसको ऐसे दबा दे रॉड को। नाउ हीट वन एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। अब यहाँ से कोने से अब हीट करना शुरू करे रॉड को। सो व्हाट हैपेंस टू द वैक्स पीसेस? क्या होगा वैक्स के पीसेस में? दीज पीसेस बिगिन टू फॉल, ये धीरे धीरे गिरने लग जाएंगे, ये धीरे धीरे गिरने लग जाएंगे। विच पीस फॉल फर्स्ट? सबसे पहले कौन सा गिरेगा? तो आप बोलोगे सर गर्मी यहाँ से दे रही हो, हीट यहाँ दे रहे हो, तो सबसे पहले ये वाला वैक्स गिरेगा, फिर ये वाला वैक्स गिरेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये गिरेगा एंड देन फिर ये गिरेगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस में है। सो आपको लगता है, डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड? तो इस प्रोसेस में आप देखो कि पहले अगर यहाँ हीट थी तो धीरे धीरे ये हीट होने लगा तो वैक्स टपकी, फिर ये हीट होने लगा तब वैक्स गिरी नीचे, फिर ये हीट हुआ वैक्स गिरी नीचे, फिर ये वाला वैक्स हीट हुआ और ये गिरा नीचे, एंड देन लास्ट वाला वैक्स हीट हुआ और ये गिरा नीचे। यानी कि हीट जो है वो एक एंड से दूसरे एंड पे जा रही है, वो ट्रांसफर कर रही है। तो हीट जो ट्रांसफर करती है वो वन एंड टू अनदर एंड ट्रांसफर करती है ना। सो हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। और इस प्रोसेस को, जो ये तरीका है हीट ट्रांसफर करने का, जो हॉटर एंड से एक कोल्डर एंड की तरफ गया, इसको हम कहते हैं कंडक्शन। इसको हम कहते हैं कंडक्शन। So the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया या ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हीट को हमने एक गर्म स्थान से ठंडे स्थान की तरफ भेजा, या फिर हम कह सकते हैं उच्च हॉटर पार्ट से, जहाँ पे ज्यादा गर्मी है, जहाँ से ठंडे की तरफ भेजा, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कंडक्शन। सॉलिड्स में जनरली ये होती है, यानी कि ज्यादातर ठोस में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है,
हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो सॉलिड में जनरली क्या होता है, कंडक्शन की प्रक्रिया होती है। क्या सारे के सारे सब्सटेंस हीट को कंडक्ट कर लेते हैं आसानी से? तो आपका जवाब होगा नहीं। कुछ तो बहुत अच्छे से करते हैं, कुछ नहीं करते। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फॉर अ कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल। तो आपने देखा होगा जब आप जिस बर्तन में खाना बनाते हो, कुकर में या कोई पैन होगा, तो उसका जो हैंडल होगा वो प्लास्टिक का होगा, है ना, हैंडल प्लास्टिक का होता है। सो कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? तो क्या आप कभी आराम से गरम गरम पैन को उसके हैंडल से उठा लेते हैं? बिल्कुल उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक का होता है और प्लास्टिक इतनी जल्दी गर्म नहीं होता। चलिए फटाफट नोट करते हैं कंडक्शन का प्रोसेस, हाउ हीट ट्रांसफर। सो बेसिकली जो हमारे पास बर्तन होते हैं जिसमें हम खाना पकाते हैं, तो खाना पकाने वाले बर्तनों में जो हैंडल होता है वो हीट को कंडक्ट नहीं कर रहा। अगर वो हीट को कंडक्ट नहीं कर रहा तभी वो बहुत आसानी से क्या कर दे रहा है, हीट को ट्रांसफर नहीं होने दे रहा है, इसीलिए वो गर्म नहीं हो रहा जबकि बर्तन पूरा हमारा गर्म था। सो कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? तो यस वी कैन। तो हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर, क्या करें, एक छोटे से बीकर या स्मॉल पैन के अंदर हीट करें वाटर को, पानी को गर्म करें। कलेक्ट सम आर्टिकल, कुछ आर्टिकल को कलेक्ट करना है आपको, जैसे स्टील आपने रखा है, स्पून आपने रखा है, प्लास्टिक का स्केल आपके पास होगा, पेंसिल आपके पास होगी और एक डिवाइडर आपके पास होगा। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल इन हॉट वाटर। और सारे के सारे जो भी आपको मैंने सब्सटेंस बताए, इन्हें पानी के एक कोने में डाल दें और एक कोने को बाहर निकाल दें, ठीक है, लगभग लगभग, ज्यादा नहीं, कुछ मिनट्स के लिए। टच द अदर एंड, दूसरा एंड छुएं। योर ऑब्जर्वेशन को आपको इस टेबल में लिखनी है, जो भी ऑब्जर्वेशन आपने फील किया। जैसे कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जिनका एक एंड पानी के अंदर होगा गर्म पानी में और दूसरी तरफ से भी वो गर्म फील होने लगे होंगे, इनको हम कहते हैं कंडक्टर यानी कि चालक। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। तो यानी कि एल्यूमिनियम, लोहा और तांबा अगर आप पानी के अंदर डालेंगे गर्म पानी में तो दूसरा एंड इनका खुद ब खुद गर्म हो जाएगा, यानी कि दे आर कंडक्टर, चालक है ये ऊष्मा के। द मटीरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर पुअर कंडक्टर। कुछ मटीरियल ऐसे हैं जिनके अंदर से हीट पास नहीं होगी, उनको हम पुअर कंडक्टर कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया या लकड़ी हो गया, तो लकड़ी और प्लास्टिक को पानी में डालोगे तो गर्म पानी के अंदर जैसे ये जाएंगे, ये कोई हीट नहीं ट्रांसफर करेंगे और ये कैसे रहेंगे, नॉर्मली रहेंगे, यानी कि इनके अंदर हीट ट्रांसफर नहीं होंगी। तो ये गर्म ही है, ठंडे, एक कोना इनका जो पानी में है वो वैसी रहेगा, तो दूसरा कोना जो पानी से बाहर है वो भी वैसी रहेगा। तो दीज आर पुअर कंडक्टर नोन एज इंसुलेटर। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। याद रखने का, जो पानी है और जो हवा है, वायु है, ये दोनों के दोनों अच्छे चालक नहीं है, ऊष्मा के गंदे चालक हैं। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंस? तो इन सब्सटेंस के अंदर ट्रांसफर कैसे हुई है हीट, इसको अब हमें देखना है ना। तो बेसिकली हुआ क्या, एक राउंड बॉटम फ्लास्क हमने लिया, अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो बीकर में हम काम चला लेंगे और इसमें 2/3 पानी भर देंगे। इसको एक ट्राइपॉड में रखेंगे और कुछ अरेंजमेंट हम यहाँ पर बना देंगे जिससे फ्लास्क इस तरीके से रहे कि हम जब हीट करें तो उसके नीचे एक कैंडल भी रहे। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क स्टिल, देखते रहे पानी के अंदर, जो बीकर के अंदर पानी है उसको। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, और उसके अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट का एक क्रिस्टल रख दे, ठीक है, जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल। और अब क्या करने लगे, इस बीकर के नीचे एक कैंडल रखें और इसको गर्म करना शुरू करें। अपने ऑब्जर्वेशन को कॉपी में लिखते चलें, ड्रॉ करेंगे पिक्चर को, ठीक है ना। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, सो आप देखेंगे जब पानी गर्म हुआ, वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। तो वाटर, जो पानी हॉट फ्लेम के पास है, एकदम फ्लेम के पास है, ये पहले गर्म हुआ तो पोटेशियम परमैंगनेट उड़ने लगा, ऊपर का पानी ठंडा था। यानी कि यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो पानी हीट के बहुत पास है, सोर्स के बहुत पास है, वो गर्म हुआ और वो राइज होने लगा, वो ऊपर की तरफ जाने लगा, ठीक है। और इस प्रक्रिया को, जिसमें नीचे का पानी, हम कह सकते हैं नीचे की वस्तु या नीचे के जो पार्टिकल्स हैं ये अपवर्ड मूव करते हैं और कंटिन्यूअस मूव करते हैं, इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन यानी कि संवहन। तो पानी कैसे गर्म होता है, पानी एक पुअर कंडक्टर है, लेकिन पुअर कंडक्टर होने के साथ साथ पानी गर्म हो तो रहा है हीट को, लेकिन वो कैसे हो रहा है, कंडक्शन के मेथड से हो रहा है, यानी कि संवहन की प्रक्रिया से हो रहा है।
तो हमने क्या देखा किस तरीके से मेटल की रॉड गर्म हो रही थी और आज किस तरीके से हमने देखा पानी गर्म होता है। तो मेटल की रॉड यानी कि धातु की जो रॉड है उसके अंदर कंडक्शन यानी कि हमारे पास चालन वाली प्रक्रिया हो रही है, जबकि पानी गर्म होने के लिए कन्वेक्शन यानी कि संवहन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कंडक्शन की, रेडिएशन की और कन्वेक्शन की, यानी कि चालन, संवहन और विकिरण किस तरीके से ऊष्मा का संचारण कराते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।